सो वेलकम एवरीवन टू वेस्टा मेड केयर। आज हमारे साथ है डॉक्टर वैशाली मैम जो एमडी होम्योपैथ है। उन्होंने लास्ट टाइम हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी होम्योपैथी के रिगार्डिंग में। इनसे आज हम जानना चाहेंगे कि अस्थमा के रिलेटेड, लेकिन सारी की सारी होम्योपैथी किस तरीके से होम्योपैथ ट्रीट करती है अस्थमा पेशेंट को, किस तरीके से डायग्नोस करती है, क्या मेडिसिन होगी उनको, किस तरीके से हम प्रिवेंट करें। तो मुझे ये सारी चीज़ें जानना था। तो मैम क्या आप थोड़ा अस्थमा के रिगार्डिंग में बता पाओगे? थैंक यू रजनी, मेरे को वापस इनवाइट करने के लिए, होम्योपैथी के लिए जानने के लिए। तुम लोग ईगर टू नो कि होम्योपैथी क्या है। दैट दिस माई गुड सब्जेक्ट। मेरे को अच्छा लगता है कि यस तुमको जानना है। यस, पहले तुमको अस्थमा के बारे में बता दूँ। अस्थमा में क्या होता है, एस्पेस होता है ना, जो नैरो हो जाता है। तो कैपेसिटी ऑफ पेशेंट का जो ब्रीदिंग करने का कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। उसको बारी बारी ब्रीदिंग लेना पड़ता है। नॉर्मल ब्रीदिंग काउंट होता है 16 to 20 पर मिनट्स, राइट। पर उसको इतना फास्ट लेना पड़ता है, 40-50 टाइम पर मिनट लेना पड़ता है। तो वो स्पेस नैरो होने की वजह से होता है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू नैरो स्पेस इज कोल्ड अस्थमा। वो 3-4 कारणों से होता है। लाइक फर्स्ट बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर चेंज, ठंडा हो जाना, पॉलन आना, डस्ट होना, फिर जैसे कि फ्यूम होना, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ गैस उड़ता है। सेकंड होता है डिजीज़ कनेक्टेड, लाइक प्लूरसी हुआ, फिर या तो निमोनिया हुआ, बहुत सर्दी खांसी हो गया, कंजेशन हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, या तो सीओपीडी जैसे कि पल्मोनरी से कनेक्टेड होता है। पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाता है, और या तो ऑक्सीजन कम हो जाता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो भी गैस्पिंग और ब्रीदिंग हो जाता है। और अस्थमा के पेशेंट थर्ड ऐसा बोल सकते हैं कि हेरिडिटी, जैसे माँ बाप को होता है तो बहुत चांसेस रहता है कि उन लोगों को हो। तो ये मेजर रीज़न है। जस्ट मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। पर अस्थमा के लिए होम्योपैथिक में बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे कि एलोपैथिक में एक ट्रीटमेंट में बस वही होता है कि आप पंप लो, मेडिसिन लो, ब्रोंकोडायलेटर लो, टेम्पररी ठीक हो जाता है, 7 to 8 आवर्स रहता है, 12 आवर्स रहता है, फिर वापस वही कंडीशन चालू हो जाता है। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ है, लाइक टेम्पररी अच्छा लगता है, जादू हो जाता है। पर मेन थिंग उसको ठीक करना है तो उसका इम्यूनिटी बनाना पड़ेगा, उसका लंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, देन आप हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी होम्योपैथी की मेडिसिन है। मैं नाम नहीं लूँगी, मैं पहले भी बताया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। पर फिर भी जैसे कॉमन मेडिसिन बहुत सारी है, जैसे आर्सेनिक है, ब्लाटा है, मेडोरिनम है, और ड्रोसेरा, बहुत सारी स्पॉन्जिया, वो अस्थमा के लिए बहुत मस्त वर्क करती है। स्पेशली विंटर सीजन है अभी, तो स्पॉन्जिया ड्रोसेरा बहुत वर्क करती है, राइट। आर्सेनिक बहुत फेवरेबल रिजल्ट देती है। पर वो फिजिशियन को आप कंसल्ट करके कौन से फॉर्म में देना है, कितना टाइम देना है, डोसेज वगैरह रख के करके वो लेना चाहिए। तो अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है होम्योपैथिक में, राइट। हम किस तरीके से इसे डायग्नोस करें, क्या टेस्ट हमें करवाने चाहिए, अस्थमा है कि नहीं है किसी को, तो आप उसके बारे में बता पाओगे? नॉर्मली अस्थमा तो पेशेंट खुद आके बताएगा मेरे को अस्थमा, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी पता चल जाता है, राइट। पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि जैसे वो डिसीज एसोसिएटेड होता है, तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस के साथ होता है, फिर एम्पाइसेमा के साथ होता है, फिर ब्रोंकियाक्टेसिस के साथ होता है, लंग कैंसर के साथ होता है, लंग फाइब्रोसिस के साथ होता है। तब इन्वेस्टिगेशन सब देखते हैं कि लंग की कैपेसिटी कैसी है, स्पायरोमेट्री करते हैं, फिर O2 लेवल देखते हैं, सेचुरेटेड O2 देखते हैं, CO2 देखते हैं कि नहीं, हाइपरकैप्निया है या तो हाइपोक्सिया है कि नहीं, वो सब HRCT करते हैं, फिर CRP देखते हैं। इस सब में बहुत सारा ESR हाई होता है, लाइक बहुत सारी चीज़ों से पता चल जाता है। लेकिन मेन थिंग पेशेंट खुद फील करता है कि देयर इज़ अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो हम अस्थमा बोल सकते हैं। और वो ट्यूबरकुलोसिस होता है तो क्या बोले, उसका स्पुटम भी करके देखते हैं। पर वो सब डिसीज एसोसिएटेड है। मेन तो सिम्टोमेटिक एंड क्लिनिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को अस्थमा है। पेशेंट खुद जानता है और सब आजू बाजू वालों को पता चल जाता है कि उसको अस्थमा है, राइट। तो जैसे कि किसी का अस्थमा कंफर्म हो गया, हाँ। तो फिर मैम क्या जैसा लाइफस्टाइल उन्हें चेंज करना चाहिए, मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिससे उन्हें थोड़ा बेटर फील हो, या इस तरीके से पेशेंट को, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। ऑफकोर्स यस। इसमें ना लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही चाहिए, वेदर अस्थमा हो या कोई भी डिजीज़ हो। बहुत सारे डिजीज़ लाइफस्टाइल से ही होते हैं। अगर ऑक्यूपेशनल होता है, किसी को अस्थमा, आपको मैं दवाई करते जा रहे, पर उसको कभी ऐसा पूछा कि आजू बाजू का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे वो साग भाजी की मंडी के आजू बाजू रहते हैं, वहाँ बहुत पॉलन वगैरह होता है, उनको वो पॉजिटिव फैक्टर से दूर करना चाहिए। मेंटेनिंग कॉर्स हमेशा रहेगा तो अस्थमा कैसे ठीक होगा। लाइक वो विंटर में जाता है और विंटर के माहौल में गुल्फी खाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। लाइक कोल्ड ड्रिंक लेना बहुत
जो उसको सूट नहीं करता है, तो वो सब प्रिवेंट तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप मास्क नहीं लगाते और कहीं नहीं धूल में चले जाते हो, तो एटलीस्ट वो पेशेंट को तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और जैसे मेरे लिए तो होम्योपैथी एंड योगा इज़ द बेस्ट। प्राणायाम इज़ वेरी वंडरफुल, मतलब वेरी हेल्पफुल फॉर अस्थमा पेशेंट। इससे वो उसका कैपेसिटी बढ़ता है, उसको फुलाने में हेल्प करता है, राइट। और होम्योपैथिक, एलोपैथिक में वो लोग स्टीरॉयड लेते हैं ना, राइट। तो उसको होम्योपैथिक में हमको ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि वी हैव टू टैप स्टीरॉयड। धीरे धीरे उसको बोलना पड़ता है कि मैडम आप क्या बोले, रोटा कैप वगैरह लेके आते हैं, तो वो आप कम करो, वंस अ वाइल जब आपको तकलीफ होगा तभी लो, और धीरे धीरे टैप करना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट आते हैं ना, तो कितना सारा बहुत टाइम से वो स्टीरॉयड और पंप लेके आते हैं, बोलते हो हमको इन्हेलर लेना ही पड़ता है। सो धीरे धीरे वो टैप करते हैं, एंड वी कंटिन्यू अवर होम्योपैथिक मेडिसिन। एंड धीरे साथ में डाइट, जैसे थोड़ा हॉट डाइट, जैसे सूप पिया, ठंडी में ना रहे, और मास्क पहना, योगा किया, सब कुछ हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि बस मेडिसिन ही हेल्प करता है। एंड लाइफस्टाइल भी, उसका माहौल भी अच्छा होना चाहिए, मेंटली भी गुड होना चाहिए, राइट। हम वही तो बताया लास्ट टाइम में बताया था आपको, हेल्थ को कैसे कंसिडर करेंगे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। पेशेंट खुश रहना चाहिए, उसको मज़ा आना चाहिए, दैट इज़ हेल्थ, राइट। सो रियली थैंक यू मैम, आप सेकेंड टाइम हमारे पॉडकास्ट में आए और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया। और जिन्हें अगर आप मैडम से डायरेक्टली कंसल्ट करना हो तो मैम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती है, तो उनका हम डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे देंगे, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मैम से। सो मैम रियली थैंक अरे यू। रजनी, रियल में मैं तुम्हारी कंपनी एंजॉय करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। ओके।